हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्डी। आज एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 10। आज हिस्ट्री फिनिश हो जाएगा। प्रीवियस चैप्टर्स के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने उनका एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। एनसीईआरटी की वेबसाइट से आप एनसीईआरटी की बुक्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप वहां से इस बुक को डाउनलोड कर लीजिए और आज का लेक्चर देखने के बाद इस चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिए, तो आपके कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे और आपके दिमाग में भी रिटेन हो जाएगा। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 10, बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। इमारतें, चित्र तथा किताबें। मेनली हमें आर्ट एंड कल्चर के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन क्लास 6 की एनसीईआरटी है तो बेसिक लेवल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मेटलर्जी, धातु विज्ञान। एंशियंट इंडियन मेटलर्जिस्ट्स मेड मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द मेटलर्जिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, जो प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिक थे उन्होंने विश्व के धातु विज्ञान में बहुत ही मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। Archaeological excavations have shown that the Hadappans were master craftsmen and had knowledge of copper metallurgy। देखिए, जो पुरातात्विक खुदाई हुई है, एक्सकेवेशंस जो हुए हैं, वहां से हमें क्या पता चलता है कि जो हड़प्पावासी थे या हड़प्पन्स थे वो बहुत ही कुशल शिल्पकार थे, मतलब क्राफ्ट्समैन बहुत ही अच्छे थे और उन्हें कॉपर मेटलर्जी के बारे में नॉलेज था, मतलब तांबे के धातु शोधन के बारे में उनको जानकारी थी। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु शोधन की जानकारी थी। दे इवन मैन्युफैक्चर्ड ब्रॉन्ज बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टिन। देखिए, उनको ब्रॉन्ज मतलब कांसा भी बनाना आता था। कैसे? तांबा यानी कॉपर और टिन को मिक्स करके उन्होंने तांबे और टिन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने चैप्टर 3 में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। While the Hadappans belonged to Bronze Age, their successors belong to the Iron Age। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबद्ध थे। देखिए, जो हड़प्पन्स थे जो हड़प्पन्स थे उनके टाइम पे आयरन जो है नहीं मिलता था, ये हम लोग को पता है। उनके टाइम पे कॉपर, ब्रॉन्ज, टिन ये सब मिलता था, बल्कि जबकि आयरन उनको नहीं मिलता था। फिर हम लोगों ने देखा कि जब लेटर वैदिक पीरियड शुरू हुआ तो उस वक्त हमें आयरन के साक्ष्य मिलने लगे और मेगालिथिक बरियल्स में भी हमें आयरन के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पे वही बता रहा है कि उनके सक्सेसर्स के पास आयरन था, इसलिए उसको आयरन एज कहा गया। इंडिया प्रोड्यूस्ड हाईली एडवांस टाइप्स ऑफ आयरन, फोर्ज्ड आयरन, रॉट आयरन एंड कास्ट आयरन। देखिए, भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दी आयरन पिलर, लौह स्तंभ। दी आयरन पिलर एट मेहरौली, दिल्ली इज ए रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट पर्सन। देखिए, जो आयरन पिलर है वो मेहरौली में स्थित है। मेहरौली कहाँ पे है? दिल्ली में है। और ये भारतीय शिल्पकारों की कुशलता को दर्शाता है। मेहरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा ये लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इट इज मेड ऑफ आयरन, 7.2 मीटर हाई एंड वेज ओवर 3 टन्स। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इट वॉज मेड अबाउट 1500 ईयर्स एगो। ये 1500 साल पहले बनाया गया था। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। We know the date because there is an inscription on the pillar mentioning a ruler named Chandra who probably belonged to the Gupta dynasty। देखिए,
इसके बनाने के समय के बारे में मतलब डेट के बारे में हमें जानकारी मिलती है। कैसे? इसमें एक इंस्क्रिप्शन है, मतलब इस पिलर में एक अभिलेख है जिसमें कि एक शासक का नाम है और वो नाम है चंद्र, जो कि संभवतः गुप्ता वंश को बिलोंग करते थे। इसके बनाने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र किया गया है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। What is amazing is the fact that the pillar has not rusted through the centuries। देखिए, ये जो आयरन पिलर है इतनी शताब्दियों बाद भी इस पे जंग नहीं लगा है, नॉट रस्टेड। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दियों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिल्डिंग्स इन ब्रिक एंड स्टोन, ईंटों और पत्थरों की इमारतें। The skills of our craftsperson are also apparent in the buildings that have survived, such as stupas। जो हमारे शिल्पकार थे, उनका जो स्किल था या उनकी जो कुशलता थी, हमें उन इमारतों में देखने को मिलती हैं जो कि सरवाइव कर गई हैं, जैसे कि स्तूपास। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। द वर्ड स्तूपा मीन्स अ माउंड। देखिए, जो स्तूपा वर्ड है उसका जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब होता है माउंड, यानी टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। While there are several kinds of stupas, round and tall, big and small, these have certain common features। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे, उन सब में एक समानता है। अभी हम लोग उन कॉमन फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। Generally, there is a small box placed at the center or heart of the stupa। स्तूपा के भीतर एकदम सेंटर में एक स्मॉल बॉक्स हमें रखा मिलता है। प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। दिस में कंटेन बॉडीली रिमेन्स सच एज टीथ, बोन और एशेज ऑफ द बुद्धा और हिज फॉलोअर्स। ये जो स्मॉल बॉक्सेस हैं इसमें बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष या बॉडीली रिमेन्स मिलते हैं, जैसे कि टीथ मतलब दांत, हड्डियां या फिर राख। और थिंग्स दे यूज्ड मतलब कि वो जिन चीजों का इस्तेमाल करते थे वो चीजें भी इन डिब्बों में मिलती हैं। एज वेल एज प्रीशियस स्टोन्स एंड कॉइन्स, या फिर बहुमूल्य पत्थर या फिर सिक्के भी हमें देखने को मिलते हैं इन डिब्बों में। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। दिस बॉक्स नोन एज रेलिक कैस्केट वॉज कवर्ड विथ अर्थ। देखिए, ये जो छोटा सा डिब्बा है इसको रेलिक कैस्केट कहते हैं और हिंदी में इसे धातु मंजूषा कहते हैं, और इसको मिट्टी से फिर ढक दिया जाता था। देखिए, इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। देखिए, जो अर्लियर जो स्तूपास थे वो इन्हीं रेलिक कैस्केट्स के ऊपर जब मिट्टी से ऐसे ढक दिया जाता था तो इसी को स्तूप कहते थे। Later, a layer of mud brick or baked brick was added on the top, and then the dome-like structure was sometimes covered with carved stone slabs। फिर बाद में क्या किया जाने लगा, एक मड ब्रिक का लेयर या फिर पकी हुई ईंटों का लेयर इस मिट्टी के टीले के ऊपर ऐड किया जाने लगा, और कभी कभी क्या होता था कि कार्व्ड स्टोन स्लैब से भी इसको कवर किया जाता था। बाद में टीलों को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑफन अ पाथ नोन एज द प्रदक्षिणा पथ वॉज लेड अराउंड द स्तूपा। देखिए, जो स्तूप होता है उसके चारों ओर वृत्ताकार एक पथ होता है जिसमें कि लोग परिक्रमा करते थे। इसी को प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। दिस वॉज सराउंडेड विद रेलिंग्स। इनको रेलिंग से घेर दिया जाता था। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। एंट्रेंस टू द पाथ वॉज थ्रू गेटवेज। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। डिवोटीज वॉक अराउंड द स्तूपा इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज ए मार्क ऑफ डिवोशन। देखिए, जो डिवोटीज होते थे, जो भक्त होते थे, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रदक्षिणा करते थे। भक्त घड़ी की दिशा में स्तूप के चारों ओर घूमते थे।
बोथ रेलिंग्स एंड गेटवेज वेयर ऑफन डेकोरेटेड विथ स्कल्पचर्स। देखिए जो रेलिंग्स होती थी या फिर गेटवेज होते थे उनमें स्कल्पचर से डेकोरेट किया जाता था या फिर सुंदर कलाकृतियां वहां पे बनाई जाती थी। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। देखिए यहाँ पे ये वाला इमेज जो है ये हमारा आयरन पिलर है जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और यहाँ पे ये सांची का स्तूपा है। देखिए ये गेटवे हो गया आपका, ये आपका गेटवे है, ये आपके रेलिंग्स बने हुए हैं और यहाँ पे आपका प्रदक्षिणा पथ है जो ऐसे पूरा राउंड ऐसे घूम के होगा। और यही है आपका माउंट ऑफ बेक्ड ब्रिक या मड ब्रिक जो बाद के टाइम में बनाया गया है। और देखिए स्कल्पचर्स बने हुए हैं गेटवेज पे, रेलिंग्स पे। चलिए अब आगे चलते हैं। अमरावती, दिस वॉज अ प्लेस वेयर मैग्निफिसेंट स्तूपा वंस एग्जिस्टेड। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। मेनी ऑफ द स्टोन कार्विंग्स फॉर डेकोरेटिंग द स्तूपा वेयर मेड अबाउट 2000 ईयर्स ago। देखिए लगभग 2000 साल पहले स्तूपा को डेकोरेट करने के लिए शिलाओं पर मतलब पत्थरों पर चित्र उकेरे गए थे। लगभग 2000 साल पहले स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। अदर बिल्डिंग्स वेयर हॉलोड आउट ऑफ द रॉक टू मेक आर्टिफिशियल केव्स। देखिए उस वहां पे जो पहाड़ियां होती थी उनको डग आउट करके आर्टिफिशियल या फिर बनावटी कृत्रिम गुफाएं बनाए गए थे। यहाँ पे कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। सम ऑफ दीज वेयर वेरी एलेबोरेटली डेकोरेटेड विथ स्कल्पचर्स एंड पेंटेड वॉल्स। इस तरह की गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। सम ऑफ द अर्लीस्ट हिंदू टेम्पल्स वेयर ऑल्सो बिल्ट एट दिस टाइम। देखिए हम लोगों ने स्तूपा के बारे में पढ़ा, अभी हम लोग टेम्पल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। deities such as Vishnu, Shiva, Durga were worshipped in these shrines। इन मंदिरों में विष्णु भगवान, शिव भगवान और दुर्गा माँ की पूजा की जाती थी। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टेम्पल वॉज द रूम वेयर नोन एज द गर्भगृह वेयर द इमेज ऑफ चीफ डेटी वॉज प्लेस्ड। देखिए जो टेम्पल होता है, जो मंदिर होता है, उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट कमरा होता है या रूम होता है वो उसको गर्भगृह कहते हैं, जहां पे कि भगवान की मूर्ति को रखा जाता है, देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। It was here that priests performed religious rituals and devotees offered worship to the deity। देखिए गर्भगृह में ही जो पुरोहित होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, वो तरह तरह के रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और यहीं पे भक्त आते हैं और पूजा करते हैं। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। Often, as at Bhitargaon, a tower known as the Shikhara was built on top of the गर्भगृह to mark this out as a sacred place। देखिए हम लोगों ने गर्भगृह के बारे में पढ़ा जहां पे देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती है, जहां पे पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। तो भीतर गांव में क्या हुआ, गर्भगृह के ऊपर एक शिखर बनाया गया इस तरीके से और इसी के नीचे आपका गर्भगृह था। तो ये जो शिखर बनाया गया ये पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए इसको बनाया गया था। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहते हैं। बिल्डिंग शिखराज रिक्वायर्ड केयरफुल प्लानिंग। देखिए जो शिखर को बनाया जाता था, बिल्ड किया जाता था, उसके लिए बहुत ही प्लानिंग की जरूरत होती थी। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। मोस्ट टेम्पल्स ऑल्सो हैड ए स्पेस नोन एज द मंडपा। इट वॉज ए हॉल वेयर पीपल कुड असेंबल। देखिए मंदिरों में एक स्पेस होता था जिसको कि मंडप के नाम से हम लोग जानते हैं और इस मंडप में ही लोग इकट्ठा होते थे। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। ये एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। देखिए महाबलीपुरम का मोनोलिथिक टेम्पल है। मोनोलिथिक टेम्पल्स एट महाबलीपुरम, each of these was carved out of a huge single piece of stone, that is
दैट इज वाई दे आर नोन एज मोनोलिथ। देखिए, मोनोलिथ उनको कहा जाता है जो एक बड़े पत्थर को तराश तराश के ऐसे मंदिर बनाए जाते थे। एक ही पत्थर से ये बने हैं, इसलिए इनको मोनोलिथिक टेम्पल्स कहा जाता है। While bricks structures are built up by adding layers of bricks from the bottom upwards, in the case the stone cutters had to work from top downwards। देखिए क्या होता है, जब हम लोग ईंटों से मंदिर बनाते हैं तो ईंटें रख के एक के ऊपर एक रख के हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ब्रिक के केस में। लेकिन जब हम मोनोलिथिक टेम्पल्स की बात करते हैं, उस केस में क्या होता है कि एक बड़ा पत्थर होता है, इसी को तराश के हमें मंदिर बनाना होता है। तो यहाँ पे टॉप टू डाउन आते हैं हम लोग, ऊपर से नीचे की तरफ तराशते हुए आते हैं। तो सोचिए वो लोग कितने कुशल रहे होंगे, कितने कितने कुशल शिल्पकार रहे होंगे कि एक पत्थर को तराश के इतनी बेहतरीन मंदिर वो लोग बनाए थे उस वक्त। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ वेयर स्तूपास एंड टेम्पल्स बिल्ट। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। देयर वेयर सेवरल स्टेजेस इन बिल्डिंग अ स्तूपा और ए टेम्पल। देखिए, स्तूप और मंदिर बनाने के लिए उसमें सेवरल स्टेजेस होते थे। यूजुअली किंग और क्वींस डिसाइडेड टू बिल्ड दीज एज इट वाज एन एक्सपेंसिव अफेयर। देखिए, ज्यादातर केसेस में क्या होता था कि जो राजा होते थे या फिर रानियां होती थी, वही डिसाइड करते थे कि मंदिर या स्तूप बनाना है, क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव अफेयर था, इसमें धन का जो खर्च होता था वो ज्यादा होता था। स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। फर्स्ट, गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड, क्वेरीड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस दैट वाज ऑफन केयरफुली चूजन फॉर द न्यू बिल्डिंग। देखिए, पहले तो अच्छे क्वालिटी के पत्थर को ढूंढना होता था, फिर उनको खोदकर बाहर निकालना होता था, फिर उनको ट्रांसपोर्ट करके वहां ले जाया जाता था जहां पे कि मंदिर या स्तूप बनाने होते थे। पहला काम, अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। Here, these rough blocks of stone had to be shaped and carved into pillars and panels for walls, floors and ceilings। यहाँ पत्थरों को काट छांट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। Then this had to be placed in precisely the right position। देखिए, ये जो पिलर्स वगैरह बनाते थे शिल्पकार, उनको फिर ठीक जगह पे प्लेस करना भी एक इंपॉर्टेंट काम होता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल का काम था। किंग्स एंड क्वींस प्रोबेबली स्पेंट मनी फ्रॉम देयर ट्रेजरी टू पे द क्राफ्ट्सपर्सन हु वर्क टू बिल्ड दीज स्प्लेंडेड स्ट्रक्चर्स। देखिए, जो शिल्पकार होते थे, जो ये पिलर्स या फिर फर्श बनाते थे, उनको राजा या रानी पे करते थे अपने ट्रेजरी से। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। Besides, when devotees came to visit the temple or the stupa, they often brought gifts which were used to decorate the buildings। देखिए, जो भक्त आते थे इन मंदिरों और स्तूपों के दर्शन करने के लिए, वो अपने साथ गिफ्ट्स लाते थे और इन्हीं गिफ्ट से फिर उन इमारतों को डेकोरेट किया जाता था। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। For example, an association of ivory workers paid for one of the beautiful gateways at सांची। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। Among the others who paid for decorations were merchant, farmers, garland makers, perfumers, smiths, and hundreds of men and women who are known only by their names, which were inscribed on pillars, railings, and walls। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वाले में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हुए हैं, इंस्क्राइब्ड है मतलब। तो कौन कौन और पैसा देते थे? मर्चेंट्स हो गया, फार्मर हो गया, गार्लैंड मेकर्स हो गया, इत्र बनाने वाले मतलब परफ्यूमर्स हो गया, लोहार सुनार हो गए, ये लोग भी डेकोरेशन के लिए गिफ्ट देते थे या फिर पैसा देते थे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेंटिंग, चित्रकला।
अजंता के बारे में हम लोगों ने सुना है। दिस इज ए प्लेस वेयर सेवरल केव्स वेयर हॉलोड आउट ऑफ द हिल्स ओवर सेंचुरीज। देखिए अजंता में क्या हुआ, जो पहाड़ियां थी उनको काट कर गुफाएं बनाई गई और ये ओवर द सेंचुरीज हुआ है। ये वो जगह है जहां के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। मोस्ट ऑफ दीज वेयर मोनेस्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड सम ऑफ देम वेयर डेकोरेटेड विद पेंटिंग्स। देखिए ये जो गुफाएं थी ये ज्यादातर मोनेस्ट्रीज होते थे, मतलब विहार होते थे बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के लिए। और इन गुफाओं को पेंटिंग से डेकोरेट किया जाता था। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। एज द केव्स आर डार्क इनसाइड मोस्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स वेयर डन इन द लाइट ऑफ टॉर्चेस। देखिए केव्स ऑब्वियसली है कि अंदर अंधेरा रहेगा, तो ये जो पेंटिंग्स बनाए जाते थे मशाले जलाकर बनाई जाती थी। गुफाओं के अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। द कलर्स विच आर विविड इवन आफ्टर 1500 years were made of plants and minerals। देखिए जो रंग थे वो 1500 सालों के बाद भी आज भी चमकदार हैं। तो ये रंग पौधों से या फिर खनिजों से बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। द आर्टिस्ट्स हु क्रिएटेड दीज स्प्लेंडेड वर्क्स ऑफ आर्ट रिमेन अननोन। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। देखिए ये एक पेंटिंग है अजंता केव में। देखिए ये कितना आज भी चमकदार है 1500 साल बाद भी। तो इसी बारे में यहाँ पे बताया गया है। जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ें तो आप एनसीईआरटी की बुक को अपने पास खोल के रखें और जो उसमें जो इमेजेस दिए गए हैं उन इमेजेस को भी आप साथ में देखते हुए चले, तो आपको एक आइडिया भी लगते जाएगा। और आर्ट एंड कल्चर को पढ़ने का यही बेस्ट तरीका होता है। जब आप किसी चीज के बारे में पढ़ें तो उसके चित्र को या तो आप गूगल इमेज में सर्च कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, फोटोज देख ले गूगल पे, या फिर जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं उस बुक में ही अगर चित्र दिए हुए हैं तो आप साथ में देखते हुए चले। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, पुस्तकों की दुनिया। सम ऑफ द बेस्ट नोन एपिक्स वेर रिटेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। Epics are grand, long compositions about heroic men and women and include stories about gods। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। A famous Tamil epic, the Silpadikaram, was composed by a poet named Ilango around 1800 years ago। देखिए ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप मार्क कर लीजिए, यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तमिल एपिक के बारे में आपसे पूछ सकता है शिल्पादिकारम, और उसको रचने वाले के नाम के बारे में भी आपसे पूछ सकता है जिनका नाम है इलांगो। तो ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं यहाँ पे। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इट इज द स्टोरी ऑफ ए मर्चेंट नेम्ड कोवलन who lived in Puhar and fell in love with the courtesan named Madhavi, neglecting his wife Kannagi। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वो पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वो एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। देखिए यहाँ पे बुक में कहा स्टोरी दी हुई है शिल्पादिकारम की थोड़ी सी, तो मैं आपको वो यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन ये स्टोरी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक जगह का नाम दिया हुआ है पुहार। इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था, तो आपको ये बताना है कि ये क्यों फेमस था। कमेंट्स में मुझे इस चीज के बारे में बताइएगा। लेटर ही एंड कन्नगी लेफ्ट पुहार एंड वेंट टू मदुरई वेयर ही वॉज रॉन्गली accused of theft by the court jeweler of the पांड्या किंग। बाद में वो और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरई चले गए। वहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। द किंग सेंटेंस्ड कोवलन टू डेथ। Kannagi, who still loved him, was full of grief and anger at this injustice and destroyed the entire city of Madurai। जिस पर राजा ने कोवलन को प्राणदंड दे दिया। कन्नगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। तो ये जो स्टोरी है शिल्पादिकरम में है, और शिल्पादिकरम के रचयिता कौन है, उनका नाम है इलांगो। अनदर तमिल एपिक
द मनी मेकलाई वॉज कंपोज बाई सत्यनार अराउंड 1400 ईयर्स एगो। ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, आप इसको भी मार्क कर लीजिए। एक और तमिल महाकाव्य मणि मेखलई को करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा किया गया। दिस डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ द डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी। मणि मेखलई में जो स्टोरी है वो कोवलन और माधवी के पुत्री की स्टोरी है, कहानी है। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। These beautiful compositions were lost to scholars for many centuries till their manuscripts were rediscovered about 100 years ago. ये रचनाएं कई सदियों पहले खो गई थी, उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज, पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। A number of Hindu religious stories that were in circulation earlier were written down around the same time. These include the Puranas. हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी इसी काल में लिखी गई, इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण लिटरली मीन्स ओल्ड। जो पुराण का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब होता है ओल्ड या फिर प्राचीन। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। द पुराणास कंटेन स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड गॉडेसेस सच एज विष्णु, शिवा, दुर्गा और पार्वती। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। दे ऑल्सो कंटेन डिटेल्स ऑन हाउ दे वेर टू बी वर्शिप्ड। इन पुराणों में देवी देवताओं की पूजा के विधि के बारे में भी बताया गया है। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। बिसाइड्स देयर आर अकाउंट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट किंग्स। देखिए, राजा और इस संसार का सृष्टि कैसे हुआ इसके बारे में भी कहानियां हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। द पुराण्स वेर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स एंड वेर मेंट टू बी हर्ड बाई एवरीबडी। जो पुराणों में मतलब सिंपल संस्कृत वर्ड्स का मतलब संस्कृत में श्लोक लिखे गए हैं ताकि जिससे सब उन्हें सुन सके और समझ सके। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। They were probably recited in temples by priests and people came to listen to them. देखिए, जो पुरोहित होते थे मंदिरों में इनका पाठ करते थे जिसे लोग सुनने के लिए आते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिसे लोग सुनने आते थे। Two Sanskrit epics, the Mahabharata and Ramayana, had been popular for a very long time. दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। The Mahabharata is about a war fought between the Kauravas and Pandavas, who were cousins. महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। This was a war to gain control of the throne of the Kurus and their capital हस्तिनापुर। इस युद्ध का उद्देश्य कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। The story itself was an old one, but was written down in the form in which we know it today, about 1500 years ago. देखिए, महाभारत की जो कहानी है वो काफी पुरानी है, लेकिन इसे जिस रूप में हम जानते हैं उसे लगभग 1500 साल पहले लिखा गया था। ये कहानी तो बहुत पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वो करीब 1500 साल पहले लिखी गई। Both the Puran and the Mahabharata are supposed to have been compiled by व्यास। देखिए, जो पुराण है और महाभारत है इनको जो संकलित किया है एक ऋषि थे जिनका नाम वेद व्यास था, उनके द्वारा संकलित किया गया है। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया। द भगवद गीता वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी महाभारत। महाभारत में भगवद गीता भी है। The Ramayana is about Rama, a prince of Koshala who was sent into exile. रामायण की कथा कोसल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। His wife Sita was abducted by the king of Lanka named Ravana and Rama had to fight a battle to get her back. वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। He won and returned to Ayodhya, the capital city of Koshala,
आफ्टर हिज विक्ट्री, वे विजयी होकर कोसल की राजधानी अयोध्या लौटे। लाइक दी महाभारता, दिस वॉज एन ओल्ड स्टोरी दैट वॉज नाउ रिटन डाउन। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां। ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो टोल्ड स्टोरीज, कंपोज्ड पोइम्स एंड सॉन्ग्स, sang, डांस एंड परफॉर्म प्लेस। जो आम लोग होते थे वो भी कहानियां कहते थे। वो लोग कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाते थे, नाचते थे। आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। Some of these are preserved in collections of stories such as Jatakas and the Panchtantra, which were written down around this time. इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। Stories from the Jatakas were often shown on the railings of stupas and in paintings in places such as अजंता। देखिए, जो स्तूप के जो रेलिंग होते थे या फिर अजंता की जो पेंटिंग्स थी, वहां पे इन जातक स्टोरीज को मतलब चित्रों में दर्शाई गई थी। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। बुक्स ऑन साइंस, विज्ञान की पुस्तकें। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन आर्यभट्ट, a mathematician and astronomer, wrote a book in Sanskrit known as the आर्यभट्टियम। देखिए, आर्यभट्ट के बारे में हम लोग सभी जानते हैं। वो एक मैथमेटिशियन थे मतलब गणितज्ञ थे और एस्ट्रोनॉमर थे मतलब खगोल शास्त्री थे और उन्होंने संस्कृत में अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था आर्यभट्टियम। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जहां से कि आपका क्वेश्चन बन सकता है कि आर्यभट्ट की पुस्तक का क्या नाम था, तो आपका आंसर हो जाएगा आर्यभट्टियम। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। He stated that day and night were caused by the rotation of Earth on its axis, even though it seems as if the sun is rising and setting every day. उनका कहना था जो पृथ्वी है वो अपने एक्सिस पे ही घूम रही है, इसलिए दिन और रात होते हैं, लेकिन हमें देखने से ऐसा लगता है कि सूर्य हर रोज उग रहा है और ढल रहा है। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। ही डेवलप्ड अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर एक्लिप्स एज वेल। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। ही ऑल्सो फाउंड अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल विच इज नियरली एज एक्यूरेट एज द फॉर्मूला वी यूज टुडे। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितनी की आज प्रयुक्त होने वाली विधि। उन्होंने उस वक्त सर्कल का सरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं उसका तरीका ढूंढ निकाला था जो आज के फॉर्मूला के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। वाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त एंड भास्कराचार्य वेर सम ऑफ द अदर मैथमेटिशियंस एंड एस्ट्रोनॉमर्स हु मेड सेवरल डिस्कवरीज। देखिए, वाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य दूसरे गणितज्ञ या खगोल शास्त्री थे जिन्होंने भी कई डिस्कवरीज की थी। वाराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरो के बारे में, शून्य। While numerals had been used earlier, mathematicians in India now invented a special symbol for zero. अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। This system of counting was adapted by the Arabs and then spread to Europe. देखिए, गिनती की जो ये पद्धति थी इसको पहले अरब ने अपनाया, फिर ये यूरोप में भी फैल गई। गिनती की ये पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब ये यूरोप में भी फैल गई। इट कंटिन्यूज टू बी इन यूज थ्रू आउट दी वर्ल्ड। आज भी ये पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा इज a वेल नोन सिस्टम ऑफ हेल्थ साइंस दैट वाज डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया। आयुर्वेदा जो है वो हेल्थ साइंस मतलब चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है और इसका विकास प्राचीन भारत में हुआ था।
आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। द टू फेमस प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेदा इन एंशियंट इंडिया वेर चरक एंड सुश्रुत। देखिए, प्राचीन भारत में आयुर्वेद के जो दो प्रसिद्ध चिकित्सक हुए उनका नाम था, पहला चरक और दूसरे सुश्रुत। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक और सुश्रुत। चरक संहिता रिटेन बाय चरक इज अ रिमार्केबल बुक ऑन मेडिसिन। देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे चरक द्वारा रचित पुस्तक का नाम है जिसका नाम है चरक संहिता। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है कि चरक के द्वारा रची गई पुस्तक का क्या नाम था, तो आपका ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा चरक संहिता। और ये किस बारे में था? मेडिसिन के ऊपर था, औषधि शास्त्र के बारे में ये किताब थी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। इन हिज ट्रीटीज सुश्रुत संहिता, सुश्रुत स्पीक्स अबाउट एलैबोरेट सर्जिकल प्रोसीजर्स। देखिए, सुश्रुत ने भी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सुश्रुत संहिता, और इसमें सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में बात की गई है, मतलब शल्य चिकित्सा के बारे में। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। तो इस बारे में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। तो फ्रेंड्स, आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और इसी के साथ हमारा क्लास 6 हिस्ट्री भी फिनिश होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको आज के लेक्चर में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।